हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से एक और प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का। ठीक है, और इससे पहले अगर किसी ने मेरे पुराने वाले प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर यानी लेट्स स्टडी इंग्लिश पर जाकर देख सकता है। मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ और प्लस शेक्सपियर के बारे में भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पर वीडियो बनाई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और इससे आगे भी मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर इस पर वीडियो डाला करूँगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक कर कर ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। तो आज के हम प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, pick out the most appropriate word from the given words to fill the blanks so as to make the sentence complete। हमें यहाँ ब्लैंक दिया है, फ्लर दिया है, ठीक है, इसमें फिल करके हमें इसे पूरा करना है। तो सेंटेंस है आई विल टेक डैश इट डजेंट मैटर विच। तो क्या आएगा, नीदर, ईदर, द बेस्ट, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर। और देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो मैं ला रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें इजी ना समझें। आप बताइए इसमें क्या आएगा, आई विल टेक इट डजेंट मैटर विच। आई विल टेक नीदर इट डजेंट मैटर विच, या फिर आई विल टेक ईदर इट डजेंट मैटर विच। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईदर। आई विल टेक ईदर इट डजेंट मैटर विच। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस। तो क्या आएगा, हैविंग इन द हाउस, हैव बीन इन द हाउस, टू बी इन द हाउस, या बीइंग इन द हाउस। द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, आप पहले वीडियो को पॉज कर कर इसके आंसर्स खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपना आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, रुकिए, इसमें एक टाइपो हो गई है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हैविंग ना होकर यहाँ होगा हैविंग बीन। इसे मैं करेक्ट कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका हैविंग बीन है। ठीक है, रुकिए मैं सही से लिखती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे हैविंग बीन भी एडेड है। ओके, किसके साथ में, हैविंग के साथ में, हैविंग बीन है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैविंग बीन। द मैन डिनाइड हैविंग बीन इन द हाउस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं। द वन इज डैश ऑफ द टू। तो क्या आएगा, गुड, बेस्ट, बेटर, दी बेटर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द वन इज गुड ऑफ द टू, द वन इज बेस्ट ऑफ द टू, या द वन इज बेटर ऑफ द टू, या द वन इज द बेटर ऑफ द टू। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Which adjective is right here? Yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो तब के लिए है बेटर। ओके, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जा रहा है, इसलिए दा का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा द वन इज द बेटर ऑफ द टू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ही गॉट डैश होम लेट। तो क्या होगा, टू होम लेट, दी होम लेट, टू दी होम लेट, या नन ऑफ दी अबव। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। इस ब्लैंक में क्या फिल कर सकते हैं हम। ही गॉट, हाँ देखिए यहाँ पर होम से पहले
किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ हम नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी प्रपोजिशन यहाँ पर नहीं लगेगी। ओके, क्या होगा, ना तो हम टू लगा सकते हैं, ही गॉट टू होम लेट, रॉन्ग हो जाएगा। ना ही हम दा लगा सकते हैं, ही गॉट दी होम लेट, ये भी रॉन्ग है। और ही गॉट टू दी होम लेट, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट है, नन ऑफ दी अबव, यानी कि सेंटेंस सीधा सीधा बनेगा, इससे पहले कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। ही गॉट होम लेट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ यू ट्राइड अगेन, इफ यू ट्राइड अगेन यू डैश सक्सीड, क्या होगा? ऑप्शंस हैं विल, शैल, वुड, कैन। क्या है हमारा राइट आंसर? इफ यू ट्राइड अगेन यू विल सक्सीड, यू शैल सक्सीड, यू वुड सक्सीड या यू कैन सक्सीड। क्या आपको करेक्ट लग रहा है? क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यू वुड सक्सीड। ओके, इफ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू। ऑप्शंस हैं सी, सीइंग, have seen, none of the above. I am looking forward to dash you, तो क्या आएगा? To seeing you, to have seen you या to see you? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। हमेशा ध्यान रखना, फॉरवर्ड के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी लग कर आती है, तो टू सीइंग यू हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हेजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन। हेजियोग्राफिक्स किस पर लिखी जाती है? द लाइव्स ऑफ मार्जिनल्स, द लाइव्स ऑफ, रुकिए एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन था द लाइव्स ऑफ मार्जिनल्स, द लाइव्स ऑफ सबॉल्टर्स, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेजियोग्राफिक्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। हु वाज डिस्क्राइब्ड पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। किसने डिस्क्राइब किया है या किसे डिस्क्राइब किया जाता है? कैसे? पोएट्स पोएट, मतलब कवियों का कवि किसे कहा जाता है 19th सेंचुरी में? पीवी शैली हैं, जॉन कीट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं या एस.टी. कॉलरिज हैं? क्या होगा हमारा राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इज नन पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 14 lines poem in iambic pentameter consisted of 3 quatrain and a concluding couplet is known as। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये और इजी भी है, अक्सर पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन को। देखिए 14 लाइन से जैसा कि आपको पता चला है वो क्या होगा? सोनेट होगा। ठीक है, लेकिन ये स्पेशलिटी कौन से सोनेट की है कि जिसमें थ्री क्वार्टरेन हो और एक कंक्लूडिंग कपलेट हो, तो वो क्वालिटी होती है शेक्सपियरियन सोनेट की। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियरियन सोनेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमेशा ध्यान रखना, शेक्सपियर सोनेट की राइमिंग स्कीम अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चंस पे, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है? सॉरी, एक मिनट, मैं लिख देती हूँ। क्या होती है? ए बी, ठीक है, सी डी, ई एफ एंड जी। ओके, ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। नाउ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अबाउट whom डिड आर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम। किसके बारे में आर्नोल्ड लिखते हैं अपनी पोएम मेमोरियल वर्सेस में
ही लेड अस, अब यहाँ से कोटेशन शुरू हो रही है हमारी, क्या है कोटेशन? ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ बर्थ। ठीक है, ये लाइन मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसके विषय में कही है? अपने एक वर्क मेमोरियल वर्सेस में। ऑप्शंस हैं आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, टेनिसन, जॉन कीट्स। विच इज आवर करेक्ट आंसर? आर्नोल्ड ने किसके विषय में कही है ये बात? यस, ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में। ठीक है, ये कोटेशन वर्ड्सवर्थ के लिए है। क्या कोटेशन है, एक बार और पढ़ लेते हैं। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लोरी लैप ऑफ बर्थ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। टी.एस. एलियट्स क्रिटिकल नोशन, टी.एस. एलियट्स का क्रिटिकल नोशन क्या है? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव वर डिराइव्ड फ्रॉम। जो टी.एस. एलियट के क्रिटिकल नोशंस हैं क्या है? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव कहाँ से ड्राइव किए गए हैं? इटालियन पोएट्स, जर्मन क्रिटिक्स। ठीक है, इटालियन पोएट्स ऑप्शन है हमारा, जर्मन क्रिटिक्स हैं, फ्रेंच राइटर हैं, नन ऑफ दी अबव। क्या होगा हमारा राइट आंसर? इटालियन पोएट से ड्राइव किया है, जर्मन क्रिटिक्स से लिया है या फ्रेंच राइटर से? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, फ्रेंच राइटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which novelist created a fictional Mississippi country? कौन सा ऐसा नॉवलिस्ट है जिसने एक फिक्शनल कंट्री के बारे में अक्सर अपने वर्क्स में चर्चा की है? मिसिसिपी कंट्री है वो, उसका नाम है योकनाथ तफाहा कंट्री। इन हिज नॉवेल्स, अपने नॉवेल्स में इस कंट्री के विषय में चर्चा की गई है। कौन है वो राइटर? हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, टॉनी मॉरिसन, एलिस वॉलकर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जैसा कि आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलियम फॉकनर। ओके, ऑप्शन नंबर बी, विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के बारे में और भी चीज़ें हैं कुछ। विलियम फॉकनर के बारे में मतलब आपको पूरा नाम बताना है विलियम फॉकनर का। क्या है पूरा नाम? अक्सर पूछ लिया जाता है ये भी एग्जाम में कि विलियम फॉकनर का पूरा नाम क्या है। तो क्या है पूरा नाम? इनका पूरा नाम है विलियम कटवर्थ एक मिनट, मैं दोबारा लिख देती हूँ। विलियम को तो की स्पेल तो आप सभी जानते हैं, उसके बाद आता है कटवर्थ। ठीक है, CUTHBERT। ओके, और उसके बाद फॉकनर, FAULKNER। ओके, तो ये यू भी बाद में ऐड किया था इन्होंने खुद ही ने। ठीक है, अपने नेम में। तो विलियम कटवर्थ फॉकनर इनका पूरा नाम है, और ये कैसे राइटर हैं? ये एक अमेरिकन राइटर हैं और नोबेल प्राइज मिला इन्हें लिटरेचर में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। इसे देख लेते हैं। 4 अल्टरनेटिव्स ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो मोस्टली ग्रामर के क्वेश्चंस पर निर्धारित है। ठीक है, तो अब इसमें पहले हमने फिलर्स को देखा था, अभी इसमें नरेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो नरेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सेल द हाउस सेड मोहन, लेट्स नॉट सेड प्रिया,
तो ये हमारा पूरा डायरेक्ट नरेशन में है, जिसकी हमें करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानना है। ऑप्शन ए है मोहन टोल्ड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड, प्रिया सजेस्टेड दैट इट शुडंट बी डन। ऑप्शन बी है मोहन प्रपोज्ड द हाउस टू बी सोल्ड, प्रिया सजेस्टेड नॉट टू बी डू सो, नॉट टू डू सो। ऑप्शन सी है मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वॉज अगेंस्ट इट। ऑप्शन डी मोहन आस्क्ड वेदर द हाउस कैन बी सोल्ड बट प्रिया रिप्लाइड नो। ठीक है, इसमें नो भी ऐड कर लेना। बताइए क्या है इसकी राइट नरेशन? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में है, ठीक है, और इसमें मोहन सैड आ रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सैड को हम चेंज कर देते हैं सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग, मतलब किस तरीके के उसमें फीलिंग्स को जताया जा रहा है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, इसमें लेट सेल द हाउस ये एक तरीके का सजेशन है, इसलिए मोहन के साथ सैड जो है, सैड को चेंज करेंगे हम सजेस्ट में, ठीक है, तो हो जाएगा सजेस्टेड, मोहन सजेस्टेड। ठीक, अब लेट सेल द हाउस का क्या हो जाएगा? सजेस्टेड के बाद सेलिंग द हाउस, बट प्रिया वाज अगेंस्ट इट, क्योंकि प्रिया ने नोट कहा है इसलिए अगेंस्ट में इसका आंसर आया है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not constitute three unities a popular component of a drama? ये डी नहीं लिखकर इसे लिखना है आपको ड्रामा, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कि जो ड्रामा की 3 यूनिटीज़ होती हैं इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, बाकी 3 होती हैं और जो नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन है यूनिटी ऑफ इवेंट्स, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन। और आप साथ ही साथ इसका आंसर भी करेंगे कि शेक्सपियर ने इसमें से कौन सी यूनिटी को फॉलो नहीं किया था ज्यादातर अपने वर्क्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिटी ऑफ इवेंट्स जैसा कुछ भी नहीं है ड्रामा में, और बाकी तीनों यूनिटीज हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन। और शेक्सपियर ने किसे फॉलो नहीं किया है? यस, यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो नहीं किया था शेक्सपियर ने, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो मिसमैच्ड है? पहला, विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रीनलैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, या विलियम वर्ड्सवर्थ टू आ स्काईलार्क। तो देखिए, पहले और दूसरे ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों वर्क ही विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। लेकिन नीचे तो 2 वर्क दिए हैं, इनमें से एक वर्क एस टी कॉलरिज का है और एक विलियम वर्ड्सवर्थ का है, टू अ स्काईलार्क और टू द स्काईलार्क। इसमें से कौन सा करेक्ट है? जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है, और जो रॉन्ग वाला होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा था टू अ स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था टू दी स्काईलार्क। और ये जो टू आ स्काईलार्क है ये पीवी शैली का वर्क है। सॉरी, मैंने शुरू में गलत बोल दिया था, पीवी शैली का वर्क है ये, ठीक है, ध्यान रखना। पीवी शैली ने लिखा है टू अ स्काईलार्क, और जो पब्लिश हुआ था जून 1820 में। ओके, चलते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये प्रोमेथियस अनबाउंड में पब्लिश हुआ था, ये भी ध्यान रखना, ये पब्लिश हुआ था प्रोमेथियस THEUS, प्रोमेथियस और अनबाउंड, जो इनका पोएटिक कलेक्शन था पीवी शैली का, उसमें ये पब्लिश हुआ था। सॉरी, आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन किसका वर्क है? यस, चार्ल्स लैम्ब का। ध्यान रखना, ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। ठीक है, अब इसमें से ये बताना है कि कौन सा रेफरेंस चार्ल्स लैम्ब ने ड्रीम चिल्ड्रन में नहीं दिया है। ऑप्शन ए है चिल्ड्रन इन दी वुड, चिल्ड्रन इन दी वुड। ऑप्शन बी है रॉबिन रेडब्रेस्ट, सी है द 12 और डी है फेबी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। लैम्ब ने ड्रीम चिल्ड्रन में किस किस का रेफरेंस दिया था? यस, द चिल्ड्रन इन दी वुड इसका रेफरेंस दिया था। ठीक है, रॉबिन रेडब्रेस्ट इसका भी दिया था एंड ऑप्शन सी द 12 इसका भी दिया है। ओके, लेकिन ये जो फीबी है इसका कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन्स यूलिसिस। अब हमें बताना है कि टेनिसन के द्वारा जो लिखा हुआ वर्क है, जो मोस्ट फेमस वर्क है उनका यूलिसिस, इसमें किसका रेफरेंस अपीयर नहीं होता है? हाइट्स, डिम्सी, ओल्ड ईव या फिर हैप्पी आइजले। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन्स यूलिसिस। टेनिसन के यूलिसिस में क्या अपीयर नहीं होता है? यस, इसका राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर? ओल्ड ईव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड ईव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कांट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर्स इन। ये कोटेशन किस में अपीयर होती है, यह हमें बताना है। ठीक है, क्या है? आई डू नॉट लव, आई कांट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव। ठीक है, ये पूरी कोटेशन कहाँ अपीयर होती है? द सनशाइन कैट, द हॉट नून इन मालाबार, फिलॉसफी एंटरप्राइज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सनशाइन कैट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following texts the petty delusion and ambition of humankind are watched over by choleric forces? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है, मतलब कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें द पैटी डिल्यूजन एंड एम्बिशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कॉरिक फोर्सेस? तो क्या होगा सर राइट आंसर? ऑप्शन है डायनेस्ट, टेम्पेस्ट, अ डॉल्स हाउस, नन ऑफ दी अबव। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या है इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है द डायनेस्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन the narrator's father is mentioned not as someone। ठीक है, हमें बताना है कि नरेटर के जो पिताजी हैं उन्हें किसकी तरह से नरेट नहीं किया गया है या किसकी तरीके से मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है स्केप्टिक, रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटी। क्या उन्होंने नहीं किया था इसमें? अच्छा, आपको ये भी बताना है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसका वर्क है। उस राइटर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In Hemingway's short story, The Capital of the World, Paco is diminutive of, बताओ, हेमिंगवे की जो शॉर्ट स्टोरी है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो पैको है वो डिमिनुटिव किससे है? ठीक है, ऑप्शन है पिकासियो, पिकाचू, फ्रांसिस्को, पैट्रिक। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ टू मिनस मैटर, टू मैनिस मैटर भी बोलते हैं इसे, टू मिनस मैटर या टू मैनिस मैटर इज, इस फ्रेज का हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शंस हैं टू स्पीक इनडायरेक्टली, टू स्पीक लाउडली, टू ग्लास ओवर या नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? मैनिस मैटर का मतलब क्या होता है? यस, टू ग्लॉस ओवर। दिस इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। स्टेटमेंट है आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। ऑप्शंस हैं लाइटोटस, पन, पथेटिक या इन्यूंडो। क्या होगा इसका राइट आंसर? आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्यूंडो। ठीक है, इन्यूंडो क्या होता है? एन इन्यूंडो इज अ हिंट। ठीक है, और ये एक इंटीमेशन होता है किसी पर्सन या थिंग के बारे में, मतलब एक हिंट दिया जाता है किसी पर्सन या थिंग के बारे में। ठीक है, इसे कहते हैं इन्यूंडो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें अक्यूमुलेट की। अक्यूमुलेट की करेक्ट स्पेल क्या हो जाएगी? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। अक्यूमुलेट की करेक्ट स्पेल, यस, ACCUMULATE। ठीक है, ये होती है अक्यूमुलेट की राइट स्पेलिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बकल डाउन। टू बकल डाउन का मीन क्या होता है? वर्क सीरियसली, टेक इट इजी, ड्रॉप अ सब्जेक्ट, गो फॉर अ वेकेशन। क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है वर्क सीरियसली, ऑप्शन नंबर ए। टू बकल डाउन का मतलब होता है वर्क सीरियसली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुल्क राज आनंद इज अ रेसिपिएंट ऑफ। मुल्क राज आनंद को रेसिपिएंट मतलब कौन सा वर्ड उन्हें मिला था? पद्म भूषण, पद्मश्री, यश भारती, पद्म विभूषण। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन। ठीक है, नोबेल प्राइज का जो साइटेशन था विलियम फॉकनर का, उससे एग्जैक्ट ये लाइन उठाई गई है। कौन सी लाइन है ये? ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑथेंटिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पोस्ट वार नोबल, बी है पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नोबल, सी है ग्लोबलाइजिंग अमेरिकन नोबल, डी है पावरफुल एंड ऑथेंटिक आउटपुट इन अमेरिकन शॉर्ट फिक्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो विलियम फॉकनर को जो नोबेल प्राइज मिला था उसमें एक साइटेशन डाली गई थी, मतलब एक लाइन बोल लो, एक करेक्ट लाइन डाली गई थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन थी वो? एग्जैक्ट वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, तो कौन सी लाइन थी वो? तो वो लाइन है ऑप्शन नंबर बी है इसमें, पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नोबल।
ओके, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मैं आगे जो वीडियो डालूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।